नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज दूसरी वर्चुअल शिखर बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया कि वे आत्मनिर्भरता के लिए भारत में निर्मित उत्पादों को बढ़ावा दें। मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए। उत्तराखंड और गोवा के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक आज अपना नेता चुनेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष जनवरी महीने में 15,29,000 नए अंशदाता जोड़े। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा की। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने लक्ष्य सेन को हराकर सिंगल्स खिताब जीता। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 63वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, अगर मेरे पास उनके जैसे 11 और अनुयायी हों तो मैं 1 वर्ष में ही ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल कर लूंगा। ये शब्द महात्मा गांधी ने किस स्वाधीनता सेनानी के बारे में कहे थे? किस स्वाधीनता सेनानी ने आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। अगर मेरे पास उनके जैसे 11 और अनुयायी हों तो मैं 1 वर्ष में ही ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल कर लूंगा। ये शब्द महात्मा गांधी ने किस स्वाधीनता सेनानी के बारे में कहे थे? किस स्वाधीनता सेनानी ने आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in। ईमेल पता एक बार फिर सुन लें, अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज दूसरी शिखर बैठक होगी। इसका आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि जून 2020 में दोनों नेताओं के बीच पहली ऐतिहासिक वर्चुअल बैठक में भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों का दर्जा बढ़ाकर व्यापक कार्यनीतिक भागीदारी के स्तर में बदला गया था। इस बैठक में दोनों नेता विभिन्न उपायों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर विचार किया जाएगा। दोनों देशों के बीच व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, प्रवासन और शिक्षा तथा अन्य मुद्दों के बारे में घनिष्ठ सहयोग पर चर्चा किए जाने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
भारत ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण इजाफा हुआ है। वर्ष 2020 में एक व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी के रूप में सकारात्मक दिशा में बढ़े हैं। विदेश नीति के बारे में नवंबर 2017 में जारी ऑस्ट्रेलिया का श्वेत पत्र भारत को अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में अग्रणी स्थान देता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच असैनिक परमाणु सहयोग समझौता और ऑसिंडेक्स तथा मालाबार जैसे युद्ध अभ्यास दोनों देशों के संबंधों के महत्व को उजागर करते हैं। क्वाड पहल के साथ साथ हिंद प्रशांत में ऑस्ट्रेलिया एक प्रमुख भागीदार है। यह त्रिपक्षीय संगठनों भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस में भी भागीदार है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय की संख्या और महत्व लगातार बढ़ रहा है। इस समय वहां 7,21,000 से अधिक भारतीय रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुशल अप्रवासियों में भारतीय शीर्ष स्थान पर है। भारत से छात्रों और पर्यटकों का आवागमन वहां लगातार जारी रहता है। सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शॉलेनबर्ग के बीच कल नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। डॉ जयशंकर ने ट्वीट संदेश में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक मुद्दों पर चर्चा हुई और भारत ऑस्ट्रिया के द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में नई संभावनाओं की भी पहचान की गई। श्री जयशंकर ने कहा कि ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने दिल्ली में अपने जीवन के शुरुआती वर्ष गुजारे थे। उनके साथ कल शाम बातचीत सार्थक रही। उन्होंने भारत के पिछले एक दशक में हुई प्रगति के संबंध में श्री शॉलेनबर्ग के विचारों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भरता के लिए भारत में निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में स्वामीनारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम के गुरुदेव शास्त्री जी महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक श्री धर्म जीवन गाथा के 6 खंडों के विमोचन के अवसर पर श्री मोदी एक कार्यक्रम को वीडियो माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व के सामने युद्ध और कोविड जैसी महामारी से उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए भारत की आत्मनिर्भरता की आवश्यकता और महत्वपूर्ण हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि आज अनिश्चित वैश्विक स्थिति से भारत अछूता नहीं है। उन्होंने इसके प्रभाव को कम करने के लिए लोगों से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का आग्रह किया। मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है। इम्फाल में पार्टी की राज्य शाखा के मुख्यालय में हुई विधायकों की बैठक के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आशय की घोषणा की। वे 2 अन्य केंद्रीय मंत्रियों भूपेंद्र यादव और किरेन रिजिजू के साथ कल सुबह इम्फाल पहुंची थीं। भारतीय जनता पार्टी ने 60 सदस्यों की मणिपुर विधानसभा में 32 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। एन बीरेन सिंह हाइनांग विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। उत्तराखंड में नया मुख्यमंत्री तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की आज देहरादून में बैठक हो रही है, जिसमें नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्य में भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार भारी बहुमत से सत्ता में आई है। राज्य विधानसभा में नए सदस्यों के शपथ ग्रहण करने के बाद भाजपा विधायक दल की आज शाम बैठक होगी। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी बैठक में हिस्सा लेने के लिए देहरादून पहुंच रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश का नया मुखिया कौन होगा, आज शाम भाजपा विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा। इसके साथ ही राज्य के नए मुख्यमंत्री को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर विराम लग जाएगा। पुष्कर सिंह धामी फिर से बनेंगे या राज्य कमान भाजपा किसी नए चेहरे को सौंपेगी, फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन यह अवश्य है 1-2 दिन में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार काम करते प्रदेश में दिखाई पड़ेगी। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। गोवा में आज भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेत तनवड़े ने बताया कि विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे होगी। बैठक में राज्य के नए मुख्यमंत्री के बारे में निर्णय लिया जाएगा। बैठक के बाद पार्टी के नेता गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। श्री तनवड़े ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और एल मुरुगन पर्यवेक्षक के तौर पर बैठक में सम्मिलित होंगे। गोवा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और सीटी रवि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। श्री तनवड़े ने कहा कि नई सरकार के शपथ ग्रहण की तिथि का निर्णय राज्यपाल से मुलाकात के बाद किया जाएगा।
40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 20 विधायक हैं। पार्टी को 3 निर्दलीय और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज दूसरी वर्चुअल शिखर बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वो आत्मनिर्भरता के लिए भारत में निर्मित उत्पादों को बढ़ावा दें। मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए। उत्तराखंड और गोवा के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक आज अपना नेता चुनेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष जनवरी महीने में 15,29,000 नए अंशदाता जोड़े। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा की और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने लक्ष्य सेन को हराकर सिंगल्स का खिताब जीता। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष जनवरी महीने में 15,29,000 नए अंशदाता जोड़े। दिसंबर 2021 में जुड़े अंशदाताओं की तुलना में इस वर्ष जनवरी में 2,69,000 अधिक अंशदाता सम्मिलित हुए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि प्रशासन का लक्ष्य प्रदेश को आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त एक विकसित समाज बनाना है। उपराज्यपाल ने कल ऊधमपुर जिले के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 600 से अधिक नए जवानों की पासिंग आउट परेड में सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना की। पाकिस्तान ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा की है। खैबर पख्तूनख्वा में कल एक रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारत अमरीकी प्रतिबंधों और क्वाड का सदस्य होने के बावजूद रूस से तेल आयात कर रहा है। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। इमरान खान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब सत्तारूढ़ दल के कई सांसदों के समर्थन वापस लेने से उनकी कुर्सी खतरे में है। विपक्षी दलों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लगभग 100 सांसदों ने उनके खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव रखा है। आरोप लगाया गया है कि इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार देश में आर्थिक संकट और महंगाई के लिए जिम्मेदार है। नीति आयोग का महिला उद्यमशीलता मंच अपने 5वें विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के अंतर्गत आज 75 महिलाओं को पुरस्कृत करेगा। आयोग के अनुसार भारत की आजादी के 75वें वर्ष के आयोजन के सिलसिले में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इन महिलाओं को सशक्त और समृद्ध भारत से संबंधित उपलब्धियों में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल, मिथेनॉल, जैव डीजल, इलेक्ट्रिक, हरित हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बताते हुए कहा कि भारत को ऊर्जा आयातक की बजाय ऊर्जा निर्यातक देश बनना चाहिए। मुंबई में कल भारतीय चीनी और एथेनॉल सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। चीनी मंडी समाचार और सूचना पोर्टल द्वारा चीनी और सहयोगी उद्योगों के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 181 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इस समय देश में 26,000 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। महाराष्ट्र में कल 113 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक राज्य में 78,72,413 लोग महामारी से संक्रमित हुए हैं। पिछले एक दिन में 283 लोग स्वस्थ हुए। एक व्यक्ति की महामारी से मृत्यु हुई। राज्य में संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जीएसटी खुफिया महानिदेशालय में कार्यरत वरिष्ठ इंटेलिजेंस ऑफिसर मोहित धनखड़ को 60 लाख रुपए की घूस के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में राकेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बताया है कि अभियुक्त के खिलाफ शिकायत के आधार पर रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
बैडमिंटन में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन ने भारत के लक्ष्य सेन को हराकर ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का सिंगल्स खिताब जीत लिया है। बर्मिंघम में कल एक्सेलसन ने लक्ष्य सेन को 21-10, 21-15 से पराजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को लक्ष्य सेन पर गर्व है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि लक्ष्य सेन ने धैर्य और दृढ़ता का प्रदर्शन किया और कड़ी चुनौती पेश की। प्रधानमंत्री ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पैरालंपिक खिलाड़ी धर्मवीर के नेतृत्व में 29 सदस्यीय भारतीय टीम आज से दुबई में शुरू हो रही फज़ा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। इसमें 43 देशों के 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। भारत की स्वतंत्रता के प्रथम संघर्ष के दौरान अंग्रेजों ने 21 मार्च 1858 को लखनऊ की घेराबंदी तोड़ने में सफलता पाई थी। स्वतंत्रता सेनानी अहमदुल्ला शाह और उनके 1200 सैनिक शहर के मध्य में किलेबंद मकान से बाहर निकाले गए। इस अंतिम किलेबंदी के खत्म होते ही ब्रिटिश सेना अवध राज्य में संगठित स्वाधीनता संघर्ष को कुचलने में कामयाब हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को 1856 में अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया था। मई 1857 में जब देश का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ तो भारत के कई क्षेत्रों में ब्रिटिश आधिपत्य को चुनौती दी गई, लेकिन विशेष रूप से अवध में अंग्रेजों को सशक्त चुनौती मिली, जहां सत्ता से बेदखल शासकों और जमींदारों ने विद्रोही सैनिकों से हाथ मिला लिया था। लखनऊ में 1 जुलाई से 26 नवंबर 1857 तक ब्रिटिश सेना शहर के उत्तरी क्षेत्र में रेजिडेंसी की किलेबंदी के समक्ष डटी रही। सर्दी के दौरान अंग्रेज दिल्ली और कलकत्ता के साथ संचार स्थापित करने में कामयाब हुए। उन्हें अधिक सैन्य सहायता भी मिली और उन्होंने परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला भी सुदृढ़ बना ली। 11 मार्च 1858 को बेगम कोठी के लिए भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें 600-700 स्वाधीनता सेनानी शहीद हुए। 14 मार्च को अंग्रेजों ने कैसरबाग क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके रक्षकों ने बिना किसी कठिनाई के उस पर पुनः अधिकार कर लिया। 16 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने रेजिडेंसी पर चढ़ाई कर दी और बेगम हजरत महल तथा उनके पुत्र बिरजिस कद्र को महल से निकाला गया। 21 मार्च को शहर के मध्य में किलेबंद मकान को भी स्वाधीनता सेनानियों से पूरी तरह खाली करा लिया गया और अंग्रेजों ने शहर को विद्रोही गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया। आज हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी प्रफुल्ल नलिनी ब्रह्मो का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्हें ब्रिटिश अधिकारी स्टीवंस की हत्या के संबंध में 21 मार्च
1932 को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। उठो गो भारत लक्ष्मी, उठो आजी जगत जनपूजा। प्रफुल्ल का जन्म 1914 में बंगाल के कुमिल्ला गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे राष्ट्रवादी वकील रजनीकांत ब्रह्मो की बेटी थीं, जिन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी। अखिल नंदी के साथ लंबी चर्चा के बाद प्रफुल्ल नलिनी कुमिल्ला के जुगांतर समूह में भर्ती होने वाली पहली लड़की बनी। प्रफुल्ल नंदी को अपनी इच्छा और क्रांतिकारी कार्य करने की क्षमता के बारे में समझाने में सफल रहीं। नलिनी को जिले में क्रांतिकारी समूह की महिला इकाई संगठित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रफुल्ल ने शीघ्र ही स्कूल की अपनी सहेलियों शांति घोष और सुनीति चौधरी को भर्ती करके अपनी क्षमता सिद्ध कर दी। वे दोनों बाद में प्रसिद्ध क्रांतिकारी बनी। इसके बाद कोमिल्ला के जुगांतर समूह की महिला इकाई का विस्तार करते हुए त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट विमेंस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। प्रफुल्ल को संगठन की अध्यक्ष और शांति को सचिव बनाया गया। स्टीवेंस की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी के बाद प्रफुल्ल को कुमिल्ला जेल में बंद कर दिया गया। बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें नजरबंद किया गया। 30 मई 1932 को उन्हें हिजली जेल भेज दिया गया। अप्रैल 1936 में प्रफुल्ल को रिहा कर दिया गया और उनके गांव के घर में ही नजरबंद कर दिया गया। नजरबंदी के दौरान प्रफुल्ल को अपेंडिसाइटिस हो गई। नजरबंदी के नियमों के अनुसार केवल स्थानीय पुलिस अधिकारी की अनुमति के बाद ही नजरबंद व्यक्ति डॉक्टर से परामर्श ले सकता था। ये व्यवस्था रोगी के लिए बहुत असुविधाजनक थी, क्योंकि अधिकारी हमेशा आसानी से उपलब्ध नहीं होता था। प्रफुल्ल के मामले में भी ठीक वैसा ही हुआ। पुलिस अधिकारी की अनुमति के बाद जब तक उनके पिताजी डॉक्टर को लाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 22 फरवरी 1937 को प्रफुल्ल का निधन हो गया। महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और उसके निकटवर्ती दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अब उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर तथा अंडमान से आगे और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ रहा है। अगले 12 घंटे में तीव्र होकर आज शाम तक इसके तूफान में बदलने की आशंका है। उसके बाद ये कल उत्तर पूर्व में बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार तक पहुंच सकता है। इसके असर के कारण कल पोर्ट ब्लेयर में घने बादल छाए रहे और वर्षा भी हुई। तूफान की आशंका को देखते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन संबंधी गतिविधियां कल तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त जलयान सेवाएं भी रद्द कर दी गई हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इस बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के बचाव दल स्थिति का सर्वेक्षण कर रहे हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन महानगरों में तापमान 22 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर में श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, जबकि लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। नवीन, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। विमलेंदु, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अखबारों की अहम खबर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने की बैठक, उत्तराखंड और गोवा पर आज फैसला। दोनों राज्यों में विधायक दल की बैठक आज। मणिपुर में बीरेन सिंह ही मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक दल की बैठक 24 मार्च को होने की संभावना। जनसत्ता की बड़ी खबर है, देश में कोरोना संक्रमण के 688 दिन में सबसे कम मामले। उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी घटकर लगभग 26,000 हुई। राष्ट्रीय सहारा का कहना है, नई लहर के भारत पर गंभीर प्रभाव की आशंका कम। विशेषज्ञ बोले, उच्च टीकाकरण और संक्रमण के बाद प्राकृतिक प्रतिरोधी क्षमता से गंभीर प्रभाव होने की आशंका नहीं। उधर दैनिक भास्कर का कहना है, हांगकांग में कोरोना से हाहाकार, मौत की ऐसी रफ्तार, कम पड़ रहे ताबूत फ्रिज में रखे
गए शव सबसे ज्यादा मरीजों वाले दक्षिण कोरिया से हांगकांग की मृत्यु दर 15 गुना। पंजाब केसरी और नवभारत टाइम्स की खबर है, हिजाब पर फैसला देने वाले जजों को धमकी के बाद वाई श्रेणी की सुरक्षा, धमकी देने का वीडियो सामने आया, 2 गिरफ्तार। दैनिक भास्कर की खबर है, इमरान की मुश्किलें बढ़ी, सेना ने इस्लामी देशों के संगठन OIC की बैठक के बाद इस्तीफा देने को कहा। जनसत्ता की टिप्पणी है, इमरान की कुर्सी खतरे में, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए 25 मार्च को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का सत्र। राजस्थान पत्रिका की बड़ी सुर्खी है, महिलाओं में वित्तीय प्रबंधन भरपूर, फिर भी निर्णय और निवेश से हैं दूर। विमेन एंड मनी पावर रिपोर्ट के हवाले से पत्र लिखता है, देश में 45% तो अमेरिका में 90% महिलाएं करती हैं आर्थिक फैसले। दैनिक जागरण की सुर्खी है, थोक खरीदारों के लिए 25 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ डीजल, लेकिन पेट्रोल पंपों के जरिए बिकने वाले डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी। कच्चे तेल की कीमतों में 40% के उछाल के बाद कंपनियों ने उठाया यह कदम। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। महात्मा गांधी ने आंध्र प्रदेश के निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले किस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में ये कहा था कि अगर मेरे पास उनके जैसे 11 और अनुयायी हों तो मैं 1 वर्ष में ही ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल कर लूंगा। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज दूसरी वर्चुअल शिखर बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया कि वे आत्मनिर्भरता के लिए भारत में निर्मित उत्पादों को बढ़ावा दें। मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए। उत्तराखंड और गोवा के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक आज अपना नेता चुनेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष जनवरी महीने में 15,29,000 नए अंशदाता जोड़े। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा की। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसेन ने लक्ष्य सेन को हराकर सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।